हेलो दोस्तों, मैं राहुल सिंह आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द बिहारीज एकेडमी पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारा हिस्ट्री का लेक्चर चल रहा है और हिस्ट्री के लेक्चर में हमने पहला चैप्टर जो यूरोप में राष्ट्रवाद है उसको पूरी तरह समाप्त कर दिया है। लेक्चर ही सिर्फ समाप्त नहीं किया, उसके साथ साथ हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न विधि भी आपको जितने पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, मेरे मेरा जितना मेहनत हो सकता था हमने किया। मुझे पूरा यकीन है जितने लोगों ने देखा होगा उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। वो सब जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे वो सारे बहुत पसंद आए होंगे और हमारा लेक्चर भी बहुत पसंद आ रहा होगा और आप इससे कुछ ना कुछ सीख पा रहे होंगे। अब हम लोग जो आगे बढ़ने जा रहे हैं, अपना दूसरा चैप्टर जो हमने खत्म किया था उसका हम लोग आज वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। आप तो एक्साइटेड हो जाइए आप इस चीज़ के लिए, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, जो 10th बोर्ड एग्जाम है बिहार बोर्ड के लिए। तो ये दूसरा चैप्टर होने जा रहा है समाजवाद और साम्यवाद का वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमारे द बिहारीज एकेडमी के प्लेटफॉर्म से, जिसको आप ऑफलाइन भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि क्लासेस अवेलेबल है हमारे पास 6 to लेके 10 तक, वैसे 8, 9, 10 सब कुछ अवेलेबल है बीएससीबी और सीबीएसई दोनों बोर्ड के लिए। और 11th और 12 अगर आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं या इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं या हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यहाँ। हमारा जो पता होगा वो होगा नाला मोड़, सीके रोड, इन फ्रंट ऑफ श्रीलेदर शोरूम जो है, और निर्मला भवन सेकंड फ्लोर पे हम आपके लिए उपलब्ध है। मतलब हमारे जो कोचिंग है द बिहारीज एकेडमी वो वहाँ पे एस्टेब्लिश है, इसलिए हम लोग ऑफलाइन भी और ऑनलाइन दोनों आपके लिए उपलब्ध है। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप हमसे जो चीज़ें हैं आप ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और हम बिल्कुल तत्पर तत्पर हैं आपके लिए, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी कोशिश कर रहे हैं हम लोग। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो हम लोग आज आज का लेक्चर होने जा रहा है उस पर बात करते हैं। जो समाजवाद और साम्यवाद जो दूसरा चैप्टर होगा उसका मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन आएगा आपके लिए, पॉसिबिलिटीज जो हो सकती हैं एग्जाम्स में, जो बोर्ड के एग्जाम में, मैट्रिक के एग्जाम में बिहार बोर्ड के, वो उस पर बात करते हैं। तो आइए बिना देर किए हुए अपना पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है कि समाजवाद किस प्रकार के समाज की स्थापना चाहता है। पहला है कि शोषण मुक्त समाज, दूसरा है शोषण मुक्त मतलब कि शोषण युक्त समाज, मिश्रित समाज या इनमें से कोई नहीं। कौन सा समाज चाहता है समाजवाद? शोषण मुक्त समाज। औद्योगिक क्रांति कब हुई? 16वीं शताब्दी में या 17वीं या 18वीं या 19वीं, कौन सी शताब्दी में? 18वीं शताब्दी में, याद रखिएगा 18वीं शताब्दी आपको दिख रहा होगा। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप, तीसरा क्वेश्चन, कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप आर्थिक दृष्टि से समाज का विभाजन दो किन किन वर्गों में हुआ? जब औद्योगिक क्रांति हुई उसके पश्चात जो समाज है हमारा दो वर्गों में बटा। कौन कौन से भाई? पूंजीपति और श्रमिक वर्ग। ठीक है, ये दो वर्गों में बटा था हमारा समाज, इस चीज को जानते हैं, हम लोग लेक्चर में भी पढ़े थे। चौथा क्वेश्चन कि मार्क्स से पूर्व समाजवादियों का क्या कहा जाता है? तो मार्क्स जो हमारा लेक्चर हमने आपने सुना होगा, तो मार्क्स से पूर्व का समाजवाद क्या कहलाता है? यूटोपियन समाजवादी, वही ऑप्शन आंसर होगा, यूटोपियन समाजवाद। प्रथम यूरोपियन स्वप्नदर्शी मतलब समाजवादी, प्रथम यूरोपियन समाजवादी विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो थे सेंट साइमन। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट कि प्रथम यूरोपियन समाजवादी कौन थे? तो कौन थे? सेंट साइमन। ठीक है, सेंट लगा के साइमन। किसने उद्घोषित किया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने उद्घोषित किया कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार क्या मिलना चाहिए? वेतननामा मिलना चाहिए। तो वो सेंट साइमन का था। ठीक है। चार्ल्स फेरियर कौन था? चार्ल्स फेरियर भी यूरोपीय विचारक थे। किस यूरोपियन चिंतक ने किसानों के लिए फ्लैंक्स नामक फ्लैंक्स बनाए जाने की योजना रखी? फ्लैंक्स, ठीक है, फ्लैंक्स बनाए जाने की योजना चार्ल्स फेरियर ने रखी थी, जो कि यूरोपियन विचारक थे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर के, फ्रांसीसी यूटोपियन चिंतकों में एकमात्र व्यक्ति जिसने राजनीति में भी हिस्सा लिया। एक यूटोपियन चिंतक था जिसने की राजनीति में भी भाग लिया था, वो हमने लेक्चर में पढ़ाया था कि लुई ब्ला। लुई ब्ला जो है क्या है? प्रथम यूटोपियन चिंतक है जिसने की राजनीति में भी हिस्सा लिया था। किस यूटोपियन विचारक का मानना था कि आर्थिक सुधारों को प्रभावकारी बनाने के लिए पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक है? लुई ब्ला। किसने बोला कि सबसे पहले आप समाज को क्या बदलिएगा? सबसे पहले क्या है? राजनीति में सुधार कीजिए, तभी तो आपकी चीजें बदलेंगी। तो लुई ब्ला ने बोला था। फ्रांस से बाहर सबसे महत्वपूर्ण यूटोपियन चिंतक कौन थे? ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवन। ठीक है, ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवन ने अपनी फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? ये स्कॉटलैंड में था। ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, और स्कॉटलैंड याद रखिएगा, स्कॉटलैंड में। कौन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमी है? रॉबर्ट ओवन ही थे। जब हम बता रहे थे, जब लेक्चर दे रहे थे, तो समय मैंने बताया था कि रॉबर्ट ओवन नामक जो यूटोपियन विचारक है, इन्होंने इस चीज को प्रैक्टिकल करके दिखाया था। अपनी एक फैक्ट्री खोली थी, फैक्ट्री खोल के उन्होंने बताया कि अगर आप बेहतरीन, अगर उनको वेतननामा या बेहतरीन सुविधाएं या मजदूरों को या किसानों को अधिकार देते हैं तो फिर क्या होगा? वो संतुष्ट होंगे। संतुष्ट श्रमिक ही क्या है? वास्तविक श्रमिक है, रॉबर्ट ओवन ने बोला था। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा, एग्जैक्टली डेट याद रखिएगा, इसमें मैं ऑप्शन में उलझाऊंगा नहीं। 5 मई 1818 ईस्वी को, 5 मई 1818 ईस्वी को क्या रखिएगा?
कार्ल मार्क्स का जन्म। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म राइन प्रांत के किस नगर में हुआ था, ट्रियर नगर में। किस नगर में, ट्रियर नगर में, याद रखिएगा। कार्ल मार्क्स किस परिवार से थे, यहूदी परिवार से, याद रखिएगा, यहूदी परिवार से कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स के पिता का नाम क्या था भाई, तो हेनरिक मार्क्स। कार्ल मार्क्स पेशे से क्या थे, तो वकील थे, याद रखिएगा, ज्यादातर लोगों से वकीलियत करते थे, वकील अपना बैरिस्ट्री करते थे, तो वकील थे। कार्ल मार्क्स किसके विचारों से प्रभावित थे, कौन सा एक ऐसा विचारक था जिससे कि कार्ल मार्क्स बहुत ज्यादा प्रभावित थे, वो है हीगल, ठीक है। कार्ल मार्क्स का विवाह किससे और कब हुआ, उनकी लव मैरिज थी, मतलब कि एक तरह से आप कह सकते हैं, क्योंकि बचपन के मित्र जो जेनी थे उनसे विवाह हुआ था, तो 1843 ईस्वी में जेनी से विवाह हुआ था उनका। पेरिस में 22 नंबर क्वेश्चन अपना, पेरिस में कार्ल मार्क्स की मुलाकात किससे हुई जो जीवन भर उनका गहरा मित्र बना रहा, फ्रेडरिक एंगल्स। फ्रेडरिक एंगल्स से मुलाकात हुई पेरिस में कार्ल मार्क्स की, और जीवन भर उनका गहरा मित्र बना रहा। और इनका विचार, जैसे 23 नंबर क्वेश्चन मैंने लिखा है, किसके विचारों एवं रचनाओं से प्रभावित और मार्क्स ने भी श्रमिक वर्ग के कष्टों एवं उसकी कार्य की दशाओं पर गहन विचार करना आरंभ कर दिया, फ्रेडरिक एंगल्स, ठीक है। फ्रेडरिक एंगल्स जो थे, क्या थे, इनके विचारों और रचनाओं से प्रभावित होकर मार्क्स ने श्रमिक वर्ग के कष्टों एवं उसकी कार्य की दशाओं पर गहन करना विचार किया था। 24 नंबर, 1848 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया, ठीक है। साम्यवादी घोषणा पत्र दोनों मिलकर किया था, किसने किसने, मार्क्स ने और एंगल्स ने, ठीक है, फ्रेडरिक एंगल्स ने। आधुनिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है, मार्क्स को। किसको, आधुनिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है भाई, मार्क्स को, याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद इंपॉर्टेंट पूरा स्लाइड ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, कि दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किसने की, दास कैपिटल पुस्तक की रचना किसने की थी भाई, मार्क्स ने। दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना कब हुई, एकदम एग्जैक्टली डेट ईस्वी याद रखिएगा, 1867 ईस्वी में। आगे हम बात करते हैं, समाजवादियों की बाइबल किस पुस्तक को कहा जाता है, समाजवादियों की बाइबल दास कैपिटल को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रही है पूरा स्लाइड। कार्ल मार्क्स के अनुसार कितना ऐतिहासिक क्षण है, 6। प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ बनाने का श्रेय किसको है, मार्क्स को। प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ हमने बताया था, प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई कब, 1864 ईस्वी में। 32 नंबर क्वेश्चन, किसने मजदूरों को कहा कि वे अपनी मुक्ति स्वयं ही और अपने प्रयत्नों द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, किसने बोला था, ये बोला था लेनिन ने। किसने मजदूरों को कहा कि वे अपनी मुक्ति स्वयं ही और अपने प्रयत्नों से कर सकते हैं, ये लेनिन ने बोला था। अगला क्वेश्चन है अपना, कि किस सम्मेलन में नारा बुलंद किया गया कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ में, ठीक है। किसने नारा दिया कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, मार्क्स ने, ठीक है, मार्क्स ने दिया था प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ में कि भाई अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ कब हुआ, वो हुआ था पहला वाला 64 में, ये हुआ था 1889 में, याद रखिएगा। इसको याद करने का तरीका है कि मार्क्स का जब मृत्यु हुआ था, याद रखिए, 1883 में हुआ था, और 1889 में द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ हुआ था। द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ कहाँ हुआ था, पेरिस में। अगला क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर, कि द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, 20 देशों के। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, देश तो 20 थे, कितने प्रतिनिधि थे, 400, ठीक है। किस अंतरराष्ट्रीय संघ में यह निश्चय किया गया कि प्रत्येक वर्ष 1 मई का दिन मजदूर वर्ग की एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ में, ठीक है। द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ में ये बोला गया कि भाई प्रत्येक वर्ष 1 मई का दिन मजदूर वर्ग की एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आज भी देखते हैं आप, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है, आज भी मनाया जाता है 1 मई, 1890 से स्टार्ट हुआ था, 1 मई से। मजदूरों के लिए 8 घंटे का कार्य दिवस की मांग किस संघ द्वारा की गई, 8 घंटे का कार्य आज भी है ऑफिस वर्क में, तो फिर क्या है कि कब की गई थी, द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ में मांग की गई थी। द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ द्वारा मजदूरों के लिए अंतरराष्ट्रीय सचिवालय कहाँ स्थापित किया गया, द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ द्वारा मजदूरों के लिए अंतरराष्ट्रीय सचिवालय जो है हम लोग को पता है ब्रुसेल्स में, ठीक है, ब्रुसेल्स में। सारे यूरोप और अमेरिका में लाखों मजदूरों ने हड़ताल और प्रदर्शन किस दिन किया, 1 मई 1890 को, वही सारे यूरोप में पूरा हड़ताल हुआ था मजदूरों का, और उसी समय से 1 मई 1890 ईस्वी से क्या मनाया जाने लगा, मजदूर दिवस मनाया जाने लगा। अब देखते हैं, सैन्यवाद एवं युद्ध के विरुद्ध आंदोलन किस संघ की उपलब्धि थी, द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ। सभी राष्ट्रों की बुनियादी समानता तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता के उनके अधिकार पर जोर किस संघ की उपलब्धि थी, द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ की। अगला क्वेश्चन 46 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि किस क्रांति ने रूस के सम्राट अथवा जार के एकतंत्रीय निरंकुश शासन का अंत कर लोकतंत्र की स्थापना का प्रयत्न किया, बोल्शेविक क्रांति ने। बोल्शेविक क्रांति मार्च 1917 में स्टार्ट हुआ था, वास्तविक वाला तो नवंबर 1917 में है, लेकिन मार्च 1917 में स्टार्ट हुआ था, एक बार हुआ था, तो उस समय क्या हुआ था, किस शासन का किस शासक का ये हुआ था, तो भाई यही जार एकतंत्रीय निरंकुश शासन का अंत हुआ था। अगला क्वेश्चन 47 नंबर, कि किस क्रांति ने सामाजिक, आर्थिक और व्यवसायिक क्षेत्रों में कुलीनों, पूंजीपति और जमींदारों की शक्ति का अंत किया था, मजदूरों और किसानों की सत्ता को स्थापित किया। किसने मजदूरों और किसानों की सत्ता को स्थापित किया, बोल्शेविक क्रांति ने। रूस की बोल्शेविक क्रांति सही मायने में कब संपन्न हुई, नवंबर 1917 ईस्वी में। कब, नवंबर 1917, सही मायने में अगर क्वेश्चन आ जाता है तब।
किस क्रांति ने एक नई राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था साम्यवाद का आदर्श उपस्थित करने के साथ साथ विश्व में सर्वप्रथम सर्वहारा वर्ग की सत्ता स्थापित की? सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रांति है जो सबसे पहले इसने सर्वहारा वर्ग की क्रांति सत्ता स्थापित की थी, वो बोल्शेविक क्रांति। 1917 से पूर्व रूस में किस शासन था? मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति से पूर्व, बोल्शेविक क्रांति होने से पूर्व जब सत्ता खत्म हुई निरंकुश शासन, तो वो किसका शासन था? रोमनोव राजवंश था। ठीक है, याद रखें, रोमनोव राजवंश। ठीक है, रमन थे, रमन याद रखना, रमन राजवंश, रमन याद रखना, नाम याद रहेगा, रोमनोव राजवंश। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, 17 तक रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था? जार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जार। बोल्शेविक क्रांति किस जार के शासनकाल में हुआ था? जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में। 53 नंबर क्वेश्चन, जार निकोलस द्वितीय शासन के सिद्धांत किस सिद्धांत पर शासन करता था? राजा के दैवित्व सिद्धांत। किसमें? राजा के दैवित्व सिद्धांत में। रूस की जनसंख्या का अधिकतम भाग क्या था? कृषक था। रूस की जनसंख्या किस पे निर्भर करती? ज्यादातर कृषि पे। रूस में कृषि दासता कब समाप्त कर दी गई? 1861 ईस्वी में। 1861 ईस्वी में क्या हुआ? रूस में दासता समाप्त की गई थी। किसके शासनकाल में कृषि दासता समाप्त कर दी गई थी? जार अलेक्जेंडर द्वितीय थे। उन्होंने प्रयास किया था थोड़ा बहुत लिबरल होने का और किसानों को अधिकार देने का, लेकिन बहुत ज्यादा ये सफल नहीं हो पाया था, जार अलेक्जेंडर द्वितीय। 57 नंबर क्वेश्चन, कि मजदूरों के पास सिवाय अपनी बेड़ियों के खोने के लिए भी नहीं है, मतलब अपनी बेड़ियों खोने के कुछ नहीं है, यह कथन किसका है? तो मार्क्स का है। ठीक, किसका है? मार्क्स का है। रूस में मुख्यतः किस जाति के लोग रहते थे? स्लाव जाति के। किस जाति के? स्लाव जाति के लोग रहते थे। रूसीकरण की नीति किस जार द्वारा लाई गई थी? तो जार निकोलस द्वितीय द्वारा। किसके द्वारा? जार निकोलस द्वितीय द्वारा क्या लाई गई थी भाई? रूसीकरण की नीति। अब दोस्तों देख रहे हैं, मैं इतनी मेहनत करता हूं आपके ऑब्जेक्टिव के लिए, अब ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, मैं बता रहा हूं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अब आपको, आपकी मर्जी है कि इस क्वेश्चन को आप अपने तक सीमित रखते हैं या आगे बढ़ाते चलते हैं, मतलब कि आगे बढ़ाते हैं। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं बार बार कि आप इन चीजों को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, अपने क्लास में, अपने क्लासेस में शेयर कीजिए, ताकि क्या हो सके, हम लोगों को जेन्युइन व्यूअर मिल सके और इस चीज का मुझे क्या मिल सके, थोड़ा सा सुकून रहे कि हाँ मैंने जो दिया वो बच्चों के पास पहुंचा। ठीक है, ये हम लोग इसीलिए कर रहे हैं। रूसीकरण की नीति से सबसे अधिक कौन परेशान था? आगे अगला क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यक। अगला क्वेश्चन है कि रूसीकरण की नीति के विरुद्ध 63 ईस्वी में किस अल्पसंख्यक जाति ने विद्रोह किया? रूसीकरण की नीति आई थी तो पोलो ने क्या किया था? पोलो नामक अल्पसंख्यक जाति थी, उसने क्या किया था? विद्रोह किया था। क्रीमिया का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट, 53 से 56 ईस्वी के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले कि रूस जापान युद्ध जिसने रूस में पहली क्रांति को जन्म दिया वो कौन था? 1905 में जब हार के आए थे, कहां से? जापान से। रूस जापान युद्ध हुआ था 1904-05 में। 1905 ईस्वी के रूस जापान युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑब्वियस बात है, रूस की पराजय हुई, तभी तो पहली बार क्रांति हुई। 1905 ईस्वी के रूस जापान युद्ध में रूस के पराजय के कारण किस तारीख को लोग सड़कों पर प्रदर्शन करने निकले? 9 जनवरी 1905 ईस्वी तक। मैंने बोला था कि भंडा फूट गया था पूरे जार निरंकुश का, मतलब कि वही निकोलस द्वितीय का, और उनका भंडा फूटते ही पूरा जनता जो है पूरा क्या आ गई थी? रोड पे आ गई थी। ठीक है, 9 जनवरी 1905 को। रोटी दो किनारे के साथ किस क्रांति में लगे? रोटी दो किनारा जनवरी 1905 की क्रांति में। 9 जनवरी 1905 को रूस के लोगों ने क्या नारा लगाया? रोटी दो। 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोग प्रदर्शन करते हुए किधर जा रहे थे? ये जा रहे थे किधर? सेंट पीटर्सबर्ग, उधर ही महल था, उधर ही जा रहे थे। पुराने कैलेंडर के अनुसार खूनी रविवार किस तारीख को कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पुराना रविवार, खूनी रविवार जो है इंपॉर्टेंट है। 9 जनवरी 1905 को भी बोला जाता है खूनी रविवार, क्योंकि रविवार था उस दिन। ठीक है, लेकिन नए कैलेंडर के अनुसार वही 22 जनवरी 1905 को। नए कैलेंडर के अनुसार खूनी रविवार 22 जनवरी 1905 को। ऐसा अगर क्वेश्चन अगर बोल देता है तो, नहीं तो वैसे पूछता है क्वेश्चन यही कि खूनी रविवार किस दिन, तो 9 जनवरी 1905 याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सॉरी, अब आगे बोलते हैं। खूनी रविवार या लाल परिवार का संबंध किस क्रांति से? 1905 की रूस क्रांति से। 1905 ईस्वी में रूसी क्रांति के फलस्वरूप एक प्रतिनिधात्मक संस्था का गठन हुआ जिसे क्या कहता है? ड्यूमा। ठीक है, ड्यूमा क्या है? एक प्रतिनिधात्मक संस्था। ये भी क्वेश्चन आता है कि ड्यूमा क्या था। देखिए क्वेश्चन आगे है कि एक धार्मिक संस्था, एक सामाजिक संस्था, एक आर्थिक संस्था, एक प्रतिनिधात्मक संस्था। तो एक प्रतिनिधियात्मक संस्था, मतलब जो प्रतिनिधित्व करती है, जैसे हमारे यहाँ संसद करती है, वहां पे ड्यूमा। ठीक है, रूस में। रूस की क्रांति से पूर्व एक वैचारिक क्रांति हुई, इस विचार को किसने प्रोत्साहन दिया? टॉल्स्टॉय ने, दोस्तोयेवस्की ने, तुर्गेनेव ने, ये सभी ने। सबसे बढ़िया क्वेश्चन, वॉर एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की? टॉल्स्टॉय ने। टॉल्स्टॉय ने की थी वॉर एंड पीस पुस्तक की रचना। रूस का पहला साम्यवादी कौन था? प्लेखानोव। याद रखिएगा, रूस का सबसे पहला साम्यवादी कौन था? प्लेखानोव। मैंने अब इस कुछ देर पहले बताया था कि प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था? सेंट साइमन। सेंट लगा के उन्होंने प्रथम यूटोपियन समाजवादी का ये किया था। और रूस का पहला साम्यवादी कौन था? प्लेखानोव। अब अगला क्वेश्चन है 77 नंबर 27, कि सर्वप्रथम किस साम्यवादी ने रूस में जारशाही की निरंकुशता समाप्त करके साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना करना चाहता था? प्लेखानोव थे। ठीक है, प्लेखानोव ने सबसे पहले ये चाहते थे यहाँ पे क्या हो जाए? निरंकुशता समाप्त हो जाए।
1898 ईस्वी में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसने की? प्लेखानोव ने। साम्यवादी दल का पूर्ववर्ती दल कौन दल था? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में फूट कब पड़ी? 1903 ईस्वी में। दो भागों में बढ़ गया, कौन सा? बोल्शेविक और मेंशेविक। किस मुद्दे पर 1903 ईस्वी में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में फूट पड़ी? शासन, साधन और अनुशासन दोनों। अनुशासन ही नहीं रह गया था, साधन नहीं रह गया था, इसलिए। बोल्शेविक कौन कहलाए? बहुमत वाला दल, ठीक है। बोल्शेविक कौन कहलाए? बहुमत वाला दल, जिसके पास बहुमत था। मेंशेविक कौन कहलाए? अल्पमत वाला दल। मेंशेविक किस क्रांति के पक्षधर थे? मध्यवर्गीय, ठीक है। और बोल्शेविक किसके थे? सर्वहारा। आगे क्वेश्चन होगा कि बोल्शेविक किस क्रांति के पक्षधर थे? सर्वहारा, ठीक है। सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन कब हुआ? 1901 ईस्वी में सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन हुआ। 1901 ईस्वी में किस पार्टी का गठन हुआ? जो किसानों की मांगों को उठाती थी, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी। अब देखिए क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लघुतरीय में भी आ सकता है। कि समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल है, क्या कहलाता है? जिसमें क्या कौन कौन शामिल है? किसान है, मजदूर है और आम गरीब लोग, वो सर्वहारा वर्ग है, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। 1914 से 18 तक चला। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे? याद रखिएगा कौन कौन से भाई? इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस तथा फ्रांस। प्रथम विश्व में धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे? तो जर्मनी, इटली और जापान, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 92 नंबर, कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस किस गुट की तरफ से शामिल हुआ? मित्र राष्ट्र की तरफ से कौन शामिल हुआ था? रूस शामिल हुआ था। 93 नंबर क्वेश्चन, 94 नंबर की प्रथम विश्व युद्ध के मध्य किसने रूसी सेना की कमान अपने हाथ में ली? वही जार निकोलस द्वितीय को। अब कोई नहीं, कोई बहाना चाहिए था यहाँ से निकलने का, मतलब कि अपने आप को दिखाने का, तो फिर क्या किया उसने? अपने आप ही वर्दी पहन के निकल पड़ा था, पूरा सेना कमान हाथ में ले लिया था। जार निकोलस द्वितीय के खिलाफ किसने षड्यंत्र किया था? अपने ही पत्नी ने और उसके गुरु ने, रास्पुटिन और जार की पत्नी ने। रास्पुटिन कौन था? तथाकथित गुरु थे, गुरु थे कहने को, लेकिन षड्यंत्रकारी थे। मार्च की क्रांति कहाँ हुई? मार्च की क्रांति रूस में हुई, कौन कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है कि मार्च की क्रांति किस जगह पर हुई? पेट्राग्राड में, बारोवेस्क में, या बेटिकन में, या सस्पाइन में? पेट्राग्राड में, ठीक है। वर्तमान में पेट्राग्राड किस नाम से जानते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेरिग्राद, लेनिनग्राद, यास्क, या इनमें से कोई नहीं? लेनिनग्राद, ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन शतक लगाने जा रहे हैं चैप्टर में, कि किस दिन पेट्रोग्राड की सड़कों पर किसान मजदूरों ने जुलूस निकाला? 7 मार्च 1917 को फिर से जुलूस निकला पेट्रोग्राड की सड़कों पर। 100 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। अभी भी और भी बहुत आना बाकी है, बार बार मैं बोल रहा हूं, ये चीजें जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रही हैं। आप इस सेशन को बिल्कुल अच्छे से देखिए, बार बार देखिए, 2-4 बार देखिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। ऑप्शंस पे ध्यान दीजिए, अपने से करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर लेक्चर आपने देख लिया है तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे अपने आप से बन जाएंगे, ठीक है। उसको आप बनाने की कोशिश कीजिए। 101 नंबर, वैसे तो मैं बाद में जाके कुछ क्वेश्चंस को क्या करूंगा, हाईलाइट करूंगा, और वही क्वेश्चंस मैं कोशिश करूंगा कि वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। लेकिन अभी आपको मेहनत करना है। पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार किस दिन पेट्रोग्राड की सड़कों पर किसान आंदोलन हो गया? मार्च की क्रांति किस दिन हुई? 7 मार्च 1917 को, याद रखिएगा। मार्च की क्रांति में क्या नारा गया? रोटी दो की नारा पता है। किस तारीख को मार्च क्रांति में कपड़ा मिलों का महिला मजदूरों ने हड़ताल किया? 8 मार्च को। 8 मार्च 1917 को क्या हुआ कि महिलाओं ने हड़ताल किया, और इसी दिन से 8 मार्च से क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आगे देखेंगे हम लोग कि किस तारीख को जार ने गद्दी त्यागी? 12 मार्च 1917 को। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि रूसी कैलेंडर के अनुसार जार ने गद्दी त्यागी कब? 27 फरवरी 1917 को। मार्च 1917 की क्रांति द्वारा किस वंश का अंत हुआ? याद रखिएगा, मार्च 1917 की क्रांति द्वारा बुर्वो वंश का क्या हुआ था? गद्दी समाप्त हो गई थी, मतलब कहानी समाप्त हो गई थी। मार्च क्रांति के बाद किस सरकार का गठन हुआ? बुजुर्गा वर्ग का, ठीक है। बुजुर्गा वर्ग मतलब वही एक तरह से मध्यवर्गीय वर्ग था, मतलब वो ना, मतलब सरहरा वर्ग भी नहीं था, पूंजीपति वर्ग भी नहीं था, बीच वाला वर्ग था। तो किस दिन बुजुर्ग वर्ग सरकार का गठन हुआ? 15 मार्च। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे देखते हैं अब कि रूस में मार्च क्रांति के बाद गठित बुजुर्ग सरकार का सर्वप्रथम किसने नेतृत्व किया? तो शुरू में जब मार्च क्रांति हुई, और मार्च क्रांति के बाद एक व्यक्ति था जिसने कि इस बुजुर्ग वर्ग सरकार का ये किया, गठन किया, उसका नाम था लोबाओ। कौन था? लोबाओ। रूस ने कब तक जूलियन कैलेंडर का अनुसरण किया था? 1 फरवरी 1918 तक। याद रखिएगा कि जूलियन कैलेंडर इससे पहले चल रहा था, कि उसके बाद एग्रेगेरियन कैलेंडर ले लिया गया था। तो जूलियन कैलेंडर 1 फरवरी 1918 तक चला था। जूलियन कैलेंडर के बाद ग्रेगेरियन कैलेंडर ले लिया उन्होंने। ग्रेगेरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितना दिन आगे होता है? 13 दिन, ठीक है। ग्रेगेरियन कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर क्रांति कब संपन्न हुई? 7 नवंबर को। मार्च 1917 क्रांति के बाद 116 नंबर क्वेश्चन है कि मार्च 1917 की क्रांति पश्चात जो बुजुर्ग सरकार बनी, उसके पश्चात किसने थे? केरेंस्की बने थे, ठीक है। केरेंस्की आए थे लेके, लेकिन केरेंस्की चले नहीं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आई गया संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। किसने बनाया? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने को घोषित किया गया? 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब से मनाया जा रहा है? 1975 से। याद रखिएगा, 2 क्वेश्चन
इस चैप्टर से मिल गया कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब, 1 मई को। कब से स्टार्ट हुआ अंतर्राष्ट्रीय मजदूर, 1 मई 1890 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया था, 8 मार्च को। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस वर्ष से मनाया जा रहा है, 1975 से, ठीक है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई, नवंबर 1917 में, ठीक है। नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई। लेनिन कहाँ निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। जब तक लेनिन बाहर था वो स्विट्जरलैंड में था। उसके बाद लेनिन आया। लेनिन कब पेट्रोग्रेड पहुंचा, अप्रैल 1917 में। और लेनिन आते ही एक शब्द, एक लाइन बोलता है कि रूसी क्रांति पूरी नहीं हुई है, अतः एक दूसरी क्रांति अनिवार्य है। किसने बोला, लेनिन ने। अगला क्वेश्चन कि किसने बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अस्पष्ट मतलब स्पष्ट किया, जो अप्रैल थीसिस के नाम से प्रसिद्ध है। अप्रैल थीसिस नाम से प्रसिद्ध है एक ही आदमी का मतलब ये कार्यक्रम, वो है लेनिन। अप्रैल थीसिस है क्या, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम है। अप्रैल थीसिस क्या है, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम। लेनिन ने 3 नारे कौन कौन से दिए, कौन कौन से दिए भाई, भूमि शांति और रोटी। जब मैं लेक्चर भी दे रहा था तो भूमि शांति और रोटी करके नारा दिया था, किसने, लेनिन ने। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरा स्लाइड कि भूमि शांति और रोटी का किनारा किसने दिया, तो लेनिन ने। लेनिन ने किस विधि से केरेंस्की सरकार को उलट देने का प्रयास किया, बल प्रयोग से। अगला क्वेश्चन है अपना कि बोल्शेविक क्रांति को और किस नाम से जानते हैं, अक्टूबर क्रांति। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि अक्टूबर क्रांति या रूसी क्रांति या बोल्शेविक क्रांति सब एक ही है, तो बोल्शेविक क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है, अक्टूबर क्रांति। बोल्शेविक क्रांति पश्चात शासन की बागडोर किसके हाथ में आ गई, बोल्शेविकों के हाथ में। बोल्शेविक सरकार की अध्यक्षता किसने की, ऑब्वियस सी बात है लेनिन ने करेंगे बोल्शेविक सरकार की अध्यक्षता। बोल्शेविक सरकार में विदेश मंत्री कौन थे, ट्रोट्स्की। याद रखिएगा, ट्रोट्स्की और लेनिन की जोड़ी। बोल्शेविक क्रांति पश्चात विश्व में पहली बार शासन किसके हाथों में आया, 136 नंबर क्वेश्चन कि किसके हाथ में आया भाई, सर्वहारा वर्ग के हाथ में। 137 नंबर की बेस्टली वोस्टक की संधि किसके बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जर्मनी के साथ हुई थी, जर्मनी और रशिया के बीच में बेस्टली वोस्टक की संधि हुई थी, लेनिन ने किया था, ठीक है। लेनिन के शासनकाल में हुआ था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध से हटना जरूरी था। इसके साथ क्या हुआ, किस संधि कारण रूस की लगभग 1/4 भाग गंवाना पड़ा, वही बेस्टली संधि। किस संधि द्वारा लेनिन प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वही कि बेस्टली वोस्टक की संधि से। बेस्टली टोवस की संधि किसके शासनकाल में हुआ था, लेनिन के शासनकाल में। किन देशों ने रूस के गृह में, चलो ठीक है, किसके नेतृत्व में लाल सेना गठन हुआ, लाल सेना का याद रखिएगा, आज भी लाल सेना चलती है, ठीक है ना, आज भी। तो भाई ये क्या है, किसके नेतृत्व में लाल सेना गठन हुआ था, ट्रोट्स्की के। लाल सेना का उद्देश्य क्या था, विदेशी हमले को रोकना। आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए किस गुप्त पुलिस के संगठन को बनाया गया था, वही बनाया था ट्रोट्स्की ने, चेका बनाया था, ठीक है। ये गुप्त पुलिस संगठन था। चेका क्या था, गुप्त पुलिस संगठन। विश्व पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाले देश का कौन बना, रसिया। रूस का नया संविधान कब बना, 1918। 1917 में बोल्शेविक क्रांति और 1918 में रूस का पहला नया संविधान आता है, नया संविधान आता है। 1918 के संविधान द्वारा रूस का नया नाम क्या पड़ गया भाई, यूएसएसआर, ठीक है। यूएसएसआर का फुल फॉर्म भी मैंने बताया है। यूएसएसआर का हिंदी में पूरा नाम या इंग्लिश में अगर आ जाता है क्वेश्चन, तो यूएसएसआर का फुल फॉर्म, यू से यूनियन, एस से सोवियत सोशलिस्ट और फिर रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूएसएसआर का हिंदी में पूरा नाम क्या है, सोवियत समाजवादी गणराज्यों का समूह। लेनिन ने नए रूस में किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था की, ये क्या नाम है, प्रतिनिधि सरकार। अब क्योंकि प्रतिनिधि हो गए थे आप, उत्तरदायित्व सरकार की गठन करना था। राजनीतिक संगठन के सबसे निचले स्तर पर कौन सी स्थानीय समिति बनाई गई थी लेनिन द्वारा, सोवियत। सोवियत क्या था, एक स्थानीय समिति थी। सभी सोवियत सदस्यों को मिलाकर एक राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ, जिसकी कार्यकारिणी शक्ति किसे सौंपा गया, ये आपको मिलेगा लेनिन सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होना निश्चय हुआ, केंद्रीय समिति द्वारा, ठीक है, केंद्रीय समिति द्वारा। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर कि लेनिन के नए संविधान द्वारा 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले किन नागरिकों को मताधिकार प्रदान किया गया, वही श्रमिक वर्ग को, श्रमिक वर्ग की सरकार आई थी और श्रमिक वर्ग को अधिकार देना था, तो ऑब्वियस सी बात है किसका ये होगा, श्रमिक वर्ग का। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर की लेनिन सरकार के आने से पहले शिक्षा पर किसका अधिकार था, चर्च का। यही तो दिक्कत थी कि यहाँ पे शिक्षा में भी क्या था, चर्च का अधिकार था। अब देखते हैं बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने रखा, लेनिन ने बोल्शेविक दल का नाम किसमें बदल दिया, साम्यवादी दल में। अब देखिए राष्ट्रीय झंडा जो साम्यवादी दल का है उसमें क्या रहता है, लाल रंग का झंडा रहता है, हंसुआ हथौड़ा रहता है, देखते होगे, ठीक है। जो माले वाले होते हैं हमारे यहाँ, माले जो सरकार है, जो माले मतलब कि ये राजनीति है, दल है, उसका देखेंगे आप लोग। लेनिन जब अपनी नीति में संशोधन किया, उसका क्या परिणाम निकला, नई आर्थिक नीति आई, लेनिन लेके आए। नई आर्थिक नीति के अनुसार कितने कर्मचारियों वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया, 20 से कम, ठीक है। 20 से कम जो भी फैक्ट्री वाले वो थे उनको क्या मिल गया, अधिकार मिल गया भाई, किसके साथ आने का, व्यक्तिगत हाथों में। किसने कहा, ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने कहा कि 3 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे हटना फिर भी 2 कदम आगे रहने के समान है, लेनिन। जब उसकी आलोचना होने लगी, किसके लिए, नई आर्थिक नीति के लिए जब आलोचना होने लगी, तो लेनिन ने जवाब दिया अपने आलोचनकर्ताओं को कि भाई
इतना समझ लो कि तीन जो है, 3 कदम अगर आगे बढ़ते हैं और 1 कदम पीछे हो जाते हैं, इसका मतलब है कुछ ना कुछ घटना होगी चौथे कदम पे, तभी मैंने 1 कदम वापस लिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पीछे हो गया हूँ, 2 कदम तो अभी भी हूँ, अभी सोचूंगा आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, अब देखते हैं लेनिन ने किस नीति का आलोचना के जवाब में उसने कहा कि 3 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे हटना फिर भी 2 कदम कराने का, तो वही नई आर्थिक नीति अभी हमने बताया। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 ईस्वी में। याद रखिए, 2 आदमी की मृत्यु याद रखना इस चैप्टर में। सबसे पहला तो मार्क्स 1883 और ये 1924। ठीक है, लेनिन। लेनिन के बाद रूस का उत्तराधिकारी कौन बना? स्टालिन बना। ट्रोट्स्की को कब निर्वासित किया गया? 1929 में ट्रोट्स्की को निर्वासित कर दिया गया। कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव कौन था? स्टालिन। कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव स्टालिन था। स्टालिन की मृत्यु कब हो गई? 1953 ईस्वी में। 3 पंचवर्षीय योजनाएं कौन लाया रसिया में? वो स्टालिन लेके आया। मिखाइल गोर्बाचोव रूस के राष्ट्रपति कब बने? 1985 ईस्वी में। पुनर्गठन तथा खुलापन की अवधारणा किसने पेश की? मिखाइल गोर्बाचोव ने। याद रखिए, पुनर्गठन तथा खुलापन की अवधारणा। ठीक है ना, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होती है, कुछ चीजें होती इंपॉर्टेंट होती हैं, कोई कोई सिद्धांत। मिखाइल गोर्बाचोव। अब आगे क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के स्तर पर वर्ग मतलब पूरा विश्व जो है 2 विचारधाराओं में बढ़ गया। कौन कौन से? पूंजीवादी और साम्यवादी। ठीक है, याद रखिएगा। शीत युद्ध कैसा युद्ध था? वैचारिक युद्ध था। इसमें कोई भाला तीर ये सब नहीं चल रहा था, वैचारिक युद्ध था। कब से कब तक चला शीत युद्ध भाई? 12 मार्च 1947 से 26 दिसंबर 1991 तक। अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध में पूंजीवादी गुट का नेता कौन बना? ऑब्वियस सी बात है, अमेरिका। और साम्यवादी गुट का नेता सोवियत रूस। रूस में जार का अर्थ क्या होता था? रूस का सम्राट। कौन सा? रूस का सम्राट। रूस का जो राजा होता था उसी को जार कहते थे। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? रसिया में। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? 1921 ईस्वी। याद रखिए, नई आर्थिक नीति 1917 बोल्शेविक क्रांति, 1918 में उनका संविधान रसिया का, और नई आर्थिक नीति लेनिन लेके आया था 1921 में। ठीक है, और मृत्यु कब हुई है लेनिन के? 1924 में। 24 में हुई है ना दोस्त, देख लेते हैं एक बार। ये याद रहना चाहिए, सब सीक्वेंस याद रहना चाहिए हम लोग को। ट्रोट्स्की की 1924 में, यस 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी और 1921 में नई आर्थिक नीति आई थी। अब आगे देखते हैं, यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? हो गया। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? ब्रिटेन का। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहते हैं? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहते हैं मार्क्स को। तो इस तरह से 186 नंबर क्वेश्चन तक, मतलब 186 क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर में पूरा ऑब्जेक्टिव। अब मुझे नहीं लगता कि एक भी गैप होगा जहां से कि 3 का भी, कि जहां से आपको ऑब्जेक्टिव छूट जाए। ठीक है, अब आपका काम है इसको बार बार देखें, इसको थोड़ा सा रट लें, क्योंकि एग्जाम्स में आने वाला है। अगर 2 नंबर का भी आएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर से लोग का फर्स्ट डिवीजन छूट जाता है या मतलब टॉप बनने से रुक जाते हैं। तो आपका ये फैसला होगा कि आप इस चीज को कितना ग्रहण करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तब तक के लिए फिर अगले लेक्चर में मिलता है, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ, बाय।